Hello, students. How are you? I hope you all are doing very well in your studies also और वैसे भी. Okay. तो आज students we will start with this chapter, our environment, part 1. Okay. तो ये जो चैप्टर है दिस इज़ ऑल अबाउट एनवायरनमेंट. इसमें हम जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे. उस एनवायरनमेंट के जो डिटेल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द थिंग्स दैट मेक अप द एनवायरनमेंट वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. ओके, सो वी विल जस्ट गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट. ठीक है, तो लेट्स रीड द स्लाइड. द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड एज आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये जो हमारे आसपास जितनी भी जो चीज़ें हैं जो फिजिकली हमारे आसपास प्रेजेंट है, इसके बाद जो बायोलॉजिकली चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट है, तो ये जो वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज आवर एनवायरनमेंट. तो आवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स आवर फिजिकल सराउंडिंग्स, जो भी वैसी जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, एंड इट इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो. So our environment includes our physical surroundings like air, water bodies, soil, and all the organisms such as plants, animals, human beings, and microorganisms like bacteria and fungi. All these constituents of the environment are dependent on one another. अब क्या है students, ये जितने भी components होते हैं environment के, they are dependent on one another. जैसे प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स सॉइल पे भी डिपेंड हैं क्योंकि सॉइल से दे टेक अप वाटर एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. इसके बाद प्लांट्स दे आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, right, for processing photosynthesis. They are dependent on sunlight for obtaining for making their food, right? So chlorophyll works in the presence of sunlight only. So it means all the constituents of environment interact with one another and maintain a balance in the environment in a natural way. So human beings are the only organisms who can change their natural environment to fulfill their needs of food, clothing, housing, and so on. ठीक है, तो when we talk about our environment, so we human beings we are the only ones जो हम अपने environment को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. जैसे कि हमने क्या करा, जैसे फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हुआ फॉर एग्जांपल, है ना, फॉरेस्ट कट हो गए और वहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हाउसिंग क्या होगी, बढ़ेगी. इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हो रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स इट मीन्स वी आर एबल टू चेंज आवर एनवायरनमेंट. और इसी वजह से क्या हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, इट इज़ गेटिंग अनबैलेंस्ड, पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. सो all these uncontrolled activities of human beings, they are damaging the balanced and healthy environment more and more. Okay, so अब जो भी हमारे आज, तो इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट जो भी चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं, फिजिकल थिंग्स, द बायोलॉजिकल थिंग्स, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट, राइट. ओके, तो अब क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में दो तरीके के जो वेस्ट हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज टू टाइप ऑफ वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एंड आई होप कि ये जो टर्म्स हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, है ना, ये तो बहुत ही लोअर क्लासेस से टर्म्स आ जाती हैं, बट वी विल डिस्कस दीज टू. So all the waste materials which are produced by the various activities of man and animals are poisonous to some extent and can be divided into two main groups, biodegradable and non-biodegradable. So let's see what are biodegradable and non-biodegradable waste. So those waste materials which can be broken down to non-poisonous substances in nature in due course of time by the action of microbes like bacteria are called as biodegradable waste. तो biodegradable ये टू टर्म से आया है, bio प्लस डिग्रेडेबल. बायो मतलब वैसा वेस्ट जो ऑर्गेनिक है नेचर में, ठीक है. द वेस्ट विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर, विच इज नेचुरल इन नेचर, जो नेचर से आया है, ठीक है. सच वेस्ट विच कैन बी डिग्रेडेड by the action of decomposers, by the action of microbes, such waste are called as biodegradable wastes.
So a biodegradable waste decomposes naturally and becomes harmless after some time. जैसे कि कैटल डंग एंड कॉम्पोस्ट, है ना, तो दे आर कॉमन एग्जाम्पल्स. इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर. जैसे कि ये सारे मटेरियल्स, वूल, पेपर, व्हीट, कॉटन, ग्रास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स. ठीक है, तो ऑल दीज वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट क्योंकि दे आर गेटिंग डिग्रेडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. बट अगेन, अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो इट विल पॉल्यूट द एनवायरमेंट. अगर क्वांटिटी क्या होगा, ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे टेक टाइम. जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है, वो इतना फास्ट प्रोसेस नहीं होता. इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूट द एनवायरमेंट ओनली व्हेन देयर अमाउंट इज लार्ज, which cannot be degraded into harmless substances in nature at the right time. ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्ट स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक, इसमें मेजरली क्या क्वेश्चन आता है, डिफरेंस का क्वेश्चन आता है बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ वेस्ट. तो उसमें आपको 3 to 4 पॉइंटर्स लिखने होते हैं. द डेफिनेशन, इसके बाद एग्जाम्पल्स, नेचर कैसा होता है बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का. तो इस तरीके से यू हैव टू राइट डाउन द आंसर. ओके, फिर होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, द वेस्ट which cannot be degraded by the action of microbes. So the waste materials which cannot be broken down into non-poisonous or harmless substances in nature are called as non-biodegradable waste. For example, जो भी inorganic material है, artificially जो made है, which is man-made, all that waste is non-biodegradable waste. जैसे कि DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस जो कि हमारे जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं उन सब में क्या होता है, क्रॉप्स में अधिकतर ये यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चरल उसमें. इसके बाद प्लास्टिक्स, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, पॉलीथीन बैग्स, glass objects, metal articles, silver foils, radioactive waste. So all these non-biodegradable waste, ये जो waste होते हैं students, they are very very harmful for our environment क्योंकि they just get on getting accumulated in the environment और ये degrade microbes नहीं कर सकते. And these waste cannot be made less toxic easily and hence they are major pollutants of our environment. तो जैसे कि जो DDT है, इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो अब क्या होता है, जैसे कि DDT एक केमिकल वेस्ट है, एक केमिकल सब्सटेंस है ये. तो इस तरीके की वेस्ट क्या होते हैं, दे आर बीइंग टेकन अप बाय द प्लांट्स, है ना. और जैसे प्लांट्स को अगर किसी फूड चेन में क्या होता है, ये ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये बॉडी में हमेशा रहते हैं और जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं, जैसे कि प्लांट में अगर DDT प्रेजेंट है, इसके बाद प्लांट को किसी हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म ने खाया, उसके अंदर DDT चला गया. इसके बाद क्वांटिटी भी बढ़ती चली गई DDT की, है ना. उसके बाद वो हर्बीवोरस एनिमल को किसी कार्निवोरस एनिमल ने खाया तो उसकी बॉडी में चला गया. तो इस तरीके से ये जो वेस्ट है, इट कैन बी पास्ड along the food chain from crops to man or other animals and birds and harm them. और इसी वजह से DDT has been banned from use in most of the countries. तो non biodegradable waste जो होते हैं students, they are major pollutants of our environment. For example, the discarded plastic articles, glass articles, metal objects, ये सब क्या है, non biodegradable waste materials हैं जो हमारे सराउंडिंग्स को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं. जैसे कि अगर कोई पॉलीथीन बैग्स प्लास्टिक्स को बर्न कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में जा रही हैं. अगर कोई उन्हें ऐसे ही थ्रो कर रहा है, डिस्पोजल ठीक नहीं हो रहा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, तो उससे क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, दे आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट. ओके, अब हमें ये तो पता चल गया स्टूडेंट्स कि जो वेस्ट होते हैं, दे आर ऑफ 2 कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, इनको हमने किस बेसिस पे
डिवाइड किया है. व्हाट इज द बेसिस ऑफ कैटेगराइजिंग द वेस्ट इनटू दीज टू कैटेगरीज ओनली. सो दिस नोट, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में. अब जो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हमने डिवाइड करा है, वो प्रॉपर्टी है द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. तो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अदर डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम और भी क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट. ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट, दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. स्पेसिफिक कैसे? दे कैन break down the natural materials of products made from natural materials, for example paper, but do not break down man-made materials such as plastics. तो अब ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो नेचुरली चीजें आई हैं ना, उनको तो ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट जो मैन मेड मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लास है, उन पे दे कैन नॉट एक्ट. उनका ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. एंड इट इज due to the property of decomposer organisms of being specific in their action that some waste materials are biodegradable whereas others are non-biodegradable. ठीक है, so this is very easy and yet very important question कि what is the basis of dividing the waste into biodegradable and non-biodegradable, right? Now let's move on to the next slide. ओके, तो ये तो हमने वेस्ट के बारे में पढ़ लिया स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट विच इज आवर इकोसिस्टम. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, जो बायोटिक कम्युनिटीज हैं और एबायोटिक कम्युनिटीज हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है, वो मिला के एक क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम बनाती हैं. ठीक है, so the various communities of living organisms such as plants and animals interact among themselves as well as with their physical environment like soil, air and water. The living organisms interact with one another through their food chains in which one organism consumes other organism. The living organisms like plants interact with soil to get essential nutrients like nitrogen, phosphorus with carbon to get carbon dioxide, with air to get carbon dioxide and also with water for carrying out the process of photosynthesis. तो इकोसिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं हमारे, वो किससे रिलेटेड होते हैं, ए बायोटिक फैक्टर से रिलेटेड होते हैं. इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, दे आर रिलेटेड विद द ए बायोटिक कंपोनेंट. जैसे कि प्लांट्स क्या है, दे आर लिविंग, so they interact with air also, they interact with they interact with soil also, they interact with sunlight, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि जो इकोसिस्टम में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स आल्सो. कि बहुत सारी हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत सारी फूड चेन्स है ना. सॉरी, जैसे कि जो ग्रास है, इट इज बीइंग ईटन अप बाय द डियर. Deer is being eaten up by the lion. So it is what? Interaction ही तो है between the components of our environment. So इसी interaction को हम क्या बोलते हैं, ecosystem बोलते हैं. The various communities of living organisms which are called as biotic communities like plants and animals along with soil, air and water of that region form a self-sustaining or functional unit of the living world. This functional unit or system which is made up of living and non-living components which is capable of independent existence is called as ecosystem. तो very very important students, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, this self-sustaining word, independent existence, very very important. तो इसका मतलब क्या है, for example एक forest है ना, वहां पे क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना हुआ है. तो ऐसा तो नहीं होता कि आप जा रहे हो, हमें जाना पड़ता है फॉरेस्ट में कि चलो यार आज प्लांट्स को वाटर दे देते हैं, या आप लायन को फूड दे के आ रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना. ये फॉरेस्ट क्या है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट है. वो किसी पे क्या है, डिपेंडेंट नहीं है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी फंक्शनिंग के लिए, यू कैन से, है ना. तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, जो खुद सस्टेन कर सके विदाउट एनी डिपेंडेंसी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज
ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इकोसिस्टम इज समथिंग जो नेचुरली वहां पे चल रहा है। एक चीज कि जो एनिमल्स हैं वहां पे फूड चेन चल रही है, जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। इसके बाद जो प्लांट्स हैं उनको नेचुरली सारी चीजें मिल रही हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज इकोसिस्टम। So ecosystem includes all the communities of an area, all the plants and animals functioning with their non-living environment like soil, air and water. तो अब हम इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? An ecosystem is a self-contained unit of living things जैसे कि plants, animals और decomposers and their non-living environment such as soil, air and water. So very important students, this definition is very important. Okay, अब हर जगह का इकोसिस्टम क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि फॉरेस्ट में क्या होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा। डेजर्ट में क्या होगा, डेजर्ट इकोसिस्टम होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस तरह इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, राइट। ओके, अब हम पढ़ेंगे What are the components of an ecosystem? कि इकोसिस्टम किन चीजों को मिला के बनता है। तो इकोसिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, वो एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, और जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो जल्दी से इसको गो थ्रू करते हैं। Abiotic components of an ecosystem. So the abiotic components of an ecosystem are basically the non-living components of ecosystem, which include the physical environment like soil, water and air, along with the inorganic substances जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, है ना, जो भी एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, और जो भी फिजिकल फैक्टर्स हैं या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, they all make up together the abiotic components of the ecosystem, right? इसके बाद हमारे होते हैं the biotic components of ecosystem. So biotic components, as I said earlier, they are the living components of ecosystem. Basically what? Plants and animals and decomposers. ठीक है? So the biotic community of an ecosystem includes 3 type of organisms. अब ये तो हमने देख लिया कि plants होते हैं, animals होते हैं और decomposers होते हैं। इनको हम biologically क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आते हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें सारे हमारे क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जिनको हम और भी क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स क्या ब्रेकअप होता है इस टर्म का, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, बिकॉज they can synthesize their own food. ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं by the process of photosynthesis. All green plants are producers. इसके बाद जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, वो कौन सी कैटेगरी के अंडर आते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन जस्ट से कंज्यूमर्स, और हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रो मीन्स विच और सम अदर, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। तो कंज्यूमर सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन some other source for their food. ठीक है, which are dependent on others for food. All the animals are consumers. इसके बाद हमारे आते हैं डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स और सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रो मीन्स बेसिकली जो डिकेइंग मैटर है, ठीक है, और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. तो डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स हमारे वो होते हैं जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एज फूड, एंड दीज आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स. और ये क्या है, बैक्टीरिया एंड फंजाई. ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि किस तरीके से जो बायोटिक कंपोनेंट है हमने उन्हें बायोलॉजिकली टर्म्स दिए हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, राइट.
Okay, so now students we will just move on to the next slide. तो अभी जो मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, द थ्री कैटेगरीज इन विच वी डिवाइड द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. So according to the manner in which they obtain their food from the environment, all the organisms are divided into three groups: producers, consumers and decomposers. तो सबसे पहले producers. So producers, as I said, they are those organisms which can produce their own food. All the green plants can produce their own food by utilizing the simple inorganic substances obtained from the environment, like carbon dioxide and water, by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. And this process is called as photosynthesis. The examples of producers are green plants and certain blue-green algae. The green plants synthesize their food during photosynthesis by taking raw materials from the earth and energy from the sun. So what type of energy is taken up from the sun? The light energy, which they convert into chemical energy for making their food. The green plants are called as producers in the living world. Very very important question, ये exams में बहुत आता है. Why green plants are called as producers? So producers are basically what? They are autotrophic organisms, as I told you earlier, self-feeder organisms in the ecosystem upon which other organisms depend for food. And that is why producers are autotrophs. So जो प्रोड्यूसर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑब्वियसली वो तो क्या है, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. इसके अलावा जो ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड. जस्ट थिंक अबाउट इट कि कैसे जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड ऑल्सो, राइट. सो यू हैव टू थिंक ऑफ इट. मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, राइट. ओके, देन वी हैव कंज्यूमर्स. Those organisms which consume food or eat food prepared by producers are called as consumers. The consumers depend on producers for food directly or indirectly. The consumers get their food by eating other organisms or their products. Although animals are consumers, for example, man, goat, fish, deer, lion, so they all are examples of consumers. The biomass of grass and plants supplies food and energy to these animals like cow and buffalo. So obviously they utilize other organisms' energy to get their energy. It should be noted that the consumer organisms like animals cannot prepare food from simple inorganic substances through photosynthesis. The consumers need ready-made food for their survival, which they get from producers directly or indirectly. So consumer organisms को हम और भी क्या बोलते हैं, heterotrophs. I already told you. And the consumer organisms can be further classified, divided into three groups, which are herbivorous organisms, carnivorous organisms and omnivorous organisms. तो ये तो तीनों टर्म्स आपको पहले से ही बहुत अच्छे से पता हैं. So herbivores are those animals which eat only plants or their products. So the animals which eat plants are called as herbivores. They may eat plants or their parts. So they may eat grass, leaves, grain, fruits or bark of trees, जैसे कि horse, deer, camel. So there are many examples of herbivorous organisms written here. Just read through these examples. So जो herbivorous organisms होते हैं students, they are also called as primary consumers. ठीक है, तो फूड चेन में जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टूडेंट्स, एंड यू नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन दीज टर्म्स. ठीक है, इन टर्म्स में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, राइट. तो जैसे कि अगर प्लांट्स हैं और यहाँ पे हमारा क्या है, डियर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डियर है फूड चेन में, इट इज द प्राइमरी कंज्यूमर. तो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. दे गेट देयर फूड बाय ईटिंग द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली.
Since herbivores obtain their food directly from plants, therefore they are called as primary consumers. इसके बाद हमारे होते हैं carnivores. Some animals eat only other animals. They do not feed on plant food at all, and these animals are called as carnivores. जैसे कि lion, tiger, frog, lizard. So there are many carnivores. इसके बाद कार्निवोर्स दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स. दे कैन बी ईदर स्मॉल कार्निवोर्स और लार्ज कार्निवोर्स. तो स्मॉल कार्निवोर्स जो साइज में छोटे होते हैं और लार्ज कार्निवोर्स वो होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं. So the small carnivores which feed on herbivores are called as secondary consumers. For example, frog, lizard, bird, fox, they are secondary consumers. और जो हमारे बड़े कार्निवोर्स होते हैं जो इन स्मॉल कार्निवोर्स पे फीड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर्स. ठीक है. जैसे कि अगर मैं बनाऊं एक फूड चेन, फॉर एग्जांपल ग्रास, देन आई विल जस्ट राइट ग्रास हॉपर. ठीक है. इसके बाद जो ग्रास हॉपर है, इट इज बीइंग ईटन अप बाय द फ्रॉग फॉर एग्जाम्पल, एंड फ्रॉग इज बीइंग ईटन अप बाय अ स्नेक. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो ग्रास हॉपर है, इट इज द प्राइमरी कंज्यूमर. फ्रॉग हमारा क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है. जो हमारा स्मॉल कंज्यूमर है, स्मॉल कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है. और स्नेक हमारा यहाँ पे क्या है? टर्शरी कंज्यूमर. ठीक है. तो इस तरीके से सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर में हम क्या करते हैं? कार्निवोर्स को डिवाइड करते हैं. ठीक है. सो आई होप प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर टर्म्स आर क्लियर टू यू. ठीक है. इसके बाद हमारे आते हैं ओमनिवोर्स. तो ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड करते हैं ऑन बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स. So those animals which eat both plants and animals are called as omnivores. For example, human beings, dog, cows, dog, crow, sparrow, bear. So जो man है, it is called as omnivore because he eats both plant food such as grains, pulses, fruits and vegetables, as well as meat of animals such as chicken, fish. Okay, so जैसे कि vegetarian and non-vegetarian, right? अच्छा, तो ये तो हमने बात कर ली कि what are the categories in which कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड. अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? सिर्फ लैंड इकोसिस्टम तो है नहीं, हमारे पास क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम भी है विच इज रिलेटेड टू वाटर. सो हम थोड़ा सा यहाँ पे हम अब ब्रीफ में पढ़ेंगे अबाउट एक्वाटिक इकोसिस्टम. सो अनदर टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स विच आर फाउंड इन वाटर विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दे आर कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स. तो प्लैंक्टन्स बेसिकली क्या है? दे आर वेरी माइन्यूट or microscopic organisms which are freely floating on the surface of water in a pond, lake, river or ocean. तो planktons क्या होते हैं? they are very microscopic in nature or they are very tiny, they are very minute. तो जो planktons होते हैं students, they are of two types, phytoplanktons and zooplanktons. तो नेम से ही समझ आ रहा है phytoplanktons. Phyto means plants. तो phytoplanktons are basically the freely floating tiny or you can say microscopic plants which are floating on the surface of water. And zooplankton, zoo means something related to animals. So the very tiny microscopic animals which are floating on the surface of water, they are called as zooplankton. So microscopic aquatic plants freely floating on the surface of water are called as phytoplanktons, and the free floating algae is an example of phytoplankton. Phytoplanktons, again, they are microscopic plants. They are capable of producing their own food by the process of photosynthesis. And the microscopic aquatic animals which are freely floating on water are called as zooplanktons. For example, the freely floating protozoa. या फिर जो एक बहुत टाइनी फिश है, a very small fish, उसको भी हम क्या बोलेंगे? zooplanktons. So planktons float near the surface of water and provide food for many fish and other aquatic animals. तो किस तरीके से होती है? देखो aquatic food chain. पहले हमारा क्या होते हैं? phytoplanktons होते हैं. phytoplanktons पे कौन फीड करता है? हमारे zooplanktons. ठीक है. zooplanktons जो फॉर एग्जाम्पल बहुत ही टाइनी जो ऑर्गेनिजम्स है उसको किसने खा लिया? स्मॉल फिश ने. फिर स्मॉल फिश को किसने खा लिया? लार्ज फिश ने.
ठीक है, तो ये फ्लो होता है फूड चेन का इन aquatic ecosystem. So I hope it is clear to you. Now I will move on to the next slide. इसके बाद हमारे क्या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ लिया, कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ लिया। वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटेगरीज इनटू व्हिच वी हैव डिवाइडेड द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच हेल्प इन द डिग्रेडेशन of organic material or the degradation of decomposing matter, dead and decaying matter. So the non-green microorganisms like some bacteria and fungi which are incapable of producing their food, they live on the dead and decaying plants and animal bodies and are consumers of a special type which are called as decomposers. तो अब जो डिकम्पोजर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, दे सिक्रीट सच टाइप ऑफ केमिकल्स और सब्सटेंसेस जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में प्रेजेंट है, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इस तरीके से डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। So the microorganisms which break down the complex organic compounds present in dead organisms like dead plants and animals and their products like feces or urine, they convert these complex organic compounds into simpler substances. The examples of decomposers are certain bacteria and fungi. The bacteria which act as decomposers are called as petrifying bacteria. So bacteria and fungi act as decomposers by the secretions of their body surfaces which decompose the organic matter present in dead plants and animals into simpler substances. They absorb, तो अब क्या होता है जब ये simple substances में वो convert कर देते हैं, they absorb, for obviously they have their own requirement of food material, तो कुछ चीज तो वो क्या कर लेते हैं, कुछ मैटर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद फॉर यूटिलाइजेशन, और कुछ जो मैटर होता है बचा कुचा, इट इज रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल सोर्स. So they absorb some of these simpler substances for their own maintenance and release the remaining into the soil, water and air to be used by the producers again. और इस तरीके से जो डिकम्पोजर्स होते हैं, दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स इन इकोसिस्टम. द डिकम्पोजर्स आर आल्सो नोन एज माइक्रो कंज्यूमर्स और सैप्रोट्रॉफ्स. ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी से क्वेश्चन भी आता है. हम अभी इसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, हाउ दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल्स इन द इकोसिस्टम. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जो प्लांट्स हैं, दे नीड नाइट्रोजन बट दे कैन नॉट यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइट. तो इस तरीके से क्या होता है, दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज ब्रोकन डाउन, है ना, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. जैसे हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे लेग्यूम्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सिंपल नाइट्रोजन which can be utilized by the plants. तो अब क्या हुआ, प्लांट्स ने टेकअप किया नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, है ना. अब क्या हुआ, प्लांट्स जब वो प्लांट की वो हो गया, उस प्लांट की डेथ हो गई. ठीक है, अब वो डेड एंड डिकेइंग मैटर है फॉर द डिकम्पोजर्स. तो डिकम्पोजर्स अब क्या करेंगे, वो जो नाइट्रोजन है, जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, it will be again converted into simple nitrogen. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, रिप्लेनिश हो गई नाइट्रोजन which was taken up by the plant earlier. इस तरीके से जो डिकम्पोजर्स होते हैं, they help in this cyclic process of replenishment of materials in the ecosystem, right? तो अब ये जो आप स्लाइड देख रहे हो, इसमें वही एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे. What is the importance of decomposers? So the decomposers help in decomposing the dead bodies of plants and animals. तो सबसे पहली, उससे भी पहले बात क्या है कि they act as cleansing agents of environment. अगर decomposers ना होते तो ये जितनी भी dead bodies हैं plants और animals की, तो क्या होता है, they will just keep on getting piled up in our environment. ठीक है, so they act as cleansing agents of our environment. They also help in putting back the various elements of which the dead plants and animals are made.
back into the soil, air, and water for reuse by the producers like crop plants. This helps in maintaining the fertility of soil, and the soil would continue to support crops again and again. For example, decomposers like petrifying bacteria and fungi decompose the dead plants and animal bodies into ammonia and other simpler substances. फिर ये जो अमोनिया होता है, it is converted into nitrates by the nitrifying bacteria which is present in the soil. These nitrates act as fertilizer in the soil and are again absorbed by the plants for their growth. Thus, it is only due to the presence of decomposers that the various nutrient elements which are initially taken up by the plants from the soil, air, and water are returned to the soil, air, and water after the death of plants and animals. If, however, there were no decomposers, then the dead bodies of plants and animals would keep lying as such, and the elements of which plant and animal bodies are made would never be returned to their original pools. तो एक तो ये होता कि पाइलअप होता है ना, और दूसरा हमारा क्या होता कि जो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट की जो साइक्लिक प्रोसेस है वो तो बंद हो जाता है ना. जो न्यूट्रिएंट्स ले तो लिए प्लांट्स और एनिमल्स ने, बट वो कभी भी रिटर्न नहीं हो पाए टू देयर ओरिजिनल सोर्स. एंड इन दिस केस cyclic process of life and death would be disrupted. This is because in the absence of decomposers, the soil, air, and water would not be replenished by elements from the bodies of dead organisms. And all the nutrients present in soil, air, and water would soon be exhausted, and evolution of life would come to an end. Thus, the decomposer organisms help in recycling the materials in the ecosystem so that the process of life may go on and on like an unending chain. तो जो decomposers होते हैं, they act as cleansing agents. They help in the replenishment of nutrients back into the environment, and that is how they help in keeping a balance in the ecosystem. Right? So I hope this topic is very, very much clear to you, as this topic is very, very important. So now, students, we will discuss about the functioning of an ecosystem. कि किस तरीके से, जैसे हमने पढ़ा कि जो ecosystem होता है which is composed of the biotic and abiotic components. So how this ecosystem works? किस तरीके से ये जो biotic components होते हैं they interact with the abiotic components. So we will just discuss that in this topic. So all the components which make the ecosystem function as follows. For example, from the nutrient pool of the earth, which is जो nutrient pool है अर्थ का, जहाँ जो क्या है, soil है, water है and air. Carbon dioxide and water are absorbed by the producer organisms. तो अब क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे किसी भी फूड चेन में सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं which are producers. तो जो न्यूट्रिएंट पूल है अर्थ का, it is being utilized by the plants for making their food. With the help of sunlight energy, the producer organisms convert these inorganic substances into organic compounds like carbohydrates, which act as food for them. So obviously, from the nutrient pool of the earth, plants take up carbon dioxide from the air, water from the soil, and sunlight is being taken up from the sun. Okay, and by utilizing these things, plants make their food. Okay, so thus producers trap the solar energy and then provide the basic food or energy for all other life forms in the ecosystem. The consumers, इसके बाद हमारे producers के बाद क्या आ जाते हैं, consumers. They derive their energy needs directly or indirectly from producers. ठीक है, तो जो हमारे consumers होते हैं वो directly और indirectly क्या, किस पे dependent है, प्लांट्स पे. अगर एक लायन है जो हमारा कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म है, वो भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो डियर नहीं होंगे, राइट. डियर नहीं होंगे तो लायन नहीं होंगे, राइट. तो जैसे कि डियर है तो इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट on plants, but when we talk about the carnivorous organisms, they are indirectly dependent on plants. So when the producers and consumers die, then the decomposer organisms act on their dead bodies
to return the various elements back to the nutrient pool. So ये तो हमने अभी डिस्कस किया है, राइट, कि जब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, और जो मटेरियल्स इन्होंने लिए होते हैं फॉर देयर यूटिलाइजेशन दे आर गिवन बैक टू द न्यूट्रिएंट पूल, राइट. Thus, an ecosystem involves input of energy and matter which are exchanged between living and non-living components in a cyclic process. तो इस तरीके से क्या होता है, देयर इज इनपुट ऑफ एनर्जी एंड मैटर, और ये जो एनर्जी और मैटर है ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एंड दिस प्रोसेस इज अ साइक्लिक प्रोसेस. So this is how the ecosystem functions. So this topic is very important, students. In terms of आपका इस पे short note आ सकता है, ठीक है. So this is a very important topic. So I will now go on to the next slide. So students, now we will discuss about food chains. So again, not something new for you. So food chain basically is what? Who eats whom. ठीक है, कि कौन किसका खाना है. तो एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड एज फूड. फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी. विदाउट फूड वी कैन नॉट लिव. So the food can be transferred from one organism to the other through food chains. The starting point of a food chain is a category of organisms called as producers. तो किसी भी फूड चेन की शुरुआत कहाँ से होती है, ग्रीन प्लांट से होती है, प्रोड्यूसर्स से होती है. So producers are in fact what? They are plants. So we can say that all the food chains begin with a green plant or grass, which is the original source of all food. Now, a food chain की एक proper definition क्या है? ये है the sequence of living organisms in a community in which one organism consumes another organism to transfer food energy is called a food chain. तो food chain is basically what? एक sequence है जिसमें living organisms present हैं, जिसमें एक living organism एक दूसरे living organism पे क्या करता है, feed करता है to get energy, and this is called as food chain. In simple words, a list of organisms or living beings showing who eats whom is called as a food chain. तो अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है फूड चेन का. So this is grass. Grass is being eaten up by grasshopper. Grasshopper is being eaten by frog. Frog is being eaten up by snake. And snake is being eaten up by eagle, or you can just say hawk. ठीक है, सो हॉक इज अ बेटर ऑप्ट वर्ड. तो ये हमारी क्या है, दिस इज अ फूड चेन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या कर रहा है, फीड कर रहा है टू ऑब्टेन एनर्जी, राइट. सो आई होप फूड चेन इज क्लियर टू यू. सो अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डायरेक्शनल और यू कैन से यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो फूड चेन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज व्हाट, इट इज यूनिडायरेक्शनल. इस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रहा है ना यहाँ पे, कि प्लांट से किसको एनर्जी मिल रही है, इसको, इससे किसको मिल रही है, इसको, है ना. तो ये ऐसे उल्टी डायरेक्शन में तो नहीं हो रहा ना, ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, राइट. सो जो फ्लो होता है एनर्जी का फूड चेन में, इट इज इन अ सिंगल डायरेक्शन, इट इज यूनिडायरेक्शनल. ओके, तो ये 1 मार्क में आता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज डैश, सो इट्स यूनिडायरेक्शनल, not bidirectional or anything. Okay, the study of food chains in an area or habitat helps us in knowing various interactions among the different organisms and also their interdependence. तो जब हम किसी इकोसिस्टम की जब हम फूड चेन्स देखते हैं तो हमें ऑब्वियसली उससे क्या इन्फो मिलता है, ये इन्फो मिलता है कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्व्स, और उनके हमें क्या पता चलती है, इंटरडिपेंडेंस. की फॉर एग्जांपल जो लायन है इट इज डिपेंडेंट ऑन डियर फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो इस तरीके से हमें फूड चेन से ये हेल्प मिलती है, राइट. तो स्टूडेंट्स, हमने फूड चेन के बारे में तो डिस्कस कर लिया. अब व्हाट इज अ फूड वेब. तो जब मल्टीपल फूड चेन्स मिल जाती हैं तो वो मिलके क्या बनाती हैं, एक फूड वेब. वेब मतलब क्या होता है, जाल,
है ना। तो जब बहुत सारी फूड चेन्स मिल जाती है तो एक मल्टीपल वेब बन जाते हैं फूड चेन्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। तो फूड वेब क्यों होती है किसी भी इकोसिस्टम में, क्योंकि किसी एक ऑर्गेनिज्म का इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई एक ही कंज्यूमर हो, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो लायन है फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ डियर पे ही वो करेगा प्रिडेट, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे भी प्रिडेट कर सकता है, राइट। तो दिस इज तो इसी वजह से क्या बनती है, किसी भी इकोसिस्टम कम्युनिटी में बनती हैं फूड वेब्स, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म पे देयर कुड बी मल्टीपल इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। So, a large number of food chains exist in a community of living organisms in an ecosystem, such as a grassland, forest, pond, or a crop field. Many of these food chains are interconnected by species which occur in more than one food chain. तो यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी मल्टीपल फूड चेन्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, फूड होता है। एंड दिस इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस स्पीशीज इज कॉल्ड अ फूड वेब। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फूड वेब। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, यू फील कि ठीक है हमें फूड वेब का जो टॉपिक है वो आता है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली वो थियोरेटिकली ऐसे क्या होता है, आपको याद होता है कि दिस इज फूड वेब, बट डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न द डेफिनेशंस, क्योंकि जब आप उस एग्जाम में जब आप लिखने बैठते हो उसको फूड वेब को, तो आपको नहीं पता चलता कि कैसे जो हमें पता है हम उसको कैसे हम नोट लिखें उस चीज को वहां पे। सो यू नीड टू नो द टर्म्स, सो डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वहां पे एग्जाम में किसी बहुत ही जेनेरिक उसमें लिखोगे फूड वेब की डेफिनेशन, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी क्या होंगे, डिडक्ट होंगे, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द प्रॉपर डेफिनेशंस। सो लेट्स रीड दिस डेफिनेशन अगेन। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स operating in an ecosystem which establish a network of relationships between various species is called a food web। तो फूड वेब में बेसिकली क्या है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है ना, जिससे हमें जो अलग अलग स्पीशीज है उनके बीच का क्या पता लगता है, रिलेशनशिप पता लगता है, और इस वजह से क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है फूड चेन्स का, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। In simple words, the network of a large number of food chains existing in an ecosystem is called a food web. The food web has many intercrosses and linkages among the various species which are producers and consumers which are present in it. This means that the various food chains in an ecosystem do not operate in isolation or alone. They operate in the form of a network of food chains called as food web। तो किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई एक सिंगल फूड चेन नहीं होती कि हाँ भाई दिस फूड चेन इज फिक्स, कि इस ऑर्गेनिज्म को तो ये वाला ऑर्गेनिज्म ही कंज्यूम करेगा, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं, और किसी भी इकोसिस्टम में देयर इज नो स्पेसिफिक सिंगल फूड चेन। सारी फूड चेन्स आपस में दे आर इंटर रिलेटेड एंड देयर आर फूड वेब्स। तो अब हम स्टूडेंट्स फूड वेब का एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे आपको ये दिस इज अ फूड वेब विच इज बीइंग शोन, देख रहे हो ना किस तरीके से देयर इज नेटवर्क जहां से हमें इंटर रिलेशनशिप्स पता चलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। So in this food web, we can see a network of numerous pathways along which the food flows within the grassland community. So this is example of a grassland ecosystem की जो food web होती है। This food web starts from the plants. तो obviously food chain कहाँ से शुरू होती है, plant से, which is a producer, and ends in top carnivore which is hawk। ठीक है, और किसी भी फूड चेन में जो टॉप जो सबसे ऊपर कार्निवोर होता है, टॉप कार्निवोर मैं बताती हूँ, बेसिकली टॉप कार्निवोर्स को हम एपेक्स प्रीडेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है,
तो टॉप कार्निवोर्स और एपेक्स प्रीडेटर्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनका खुद का कोई नेचुरली कोई प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर मैं लायन की बात करूँ तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई लायन के बाद तो ये ऑर्गेनिज्म आएगा फूड चेन में? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि लायन क्या है, इट इज अ टॉप कार्निवोर। अब जैसे डियर है, तो डियर को तो आप बोल सकते हो कि भाई डियर को तो ये भी कंज्यूम कर सकता है, ये भी कंज्यूम कर सकता है, लेपर्ड भी कर सकता है, लायन भी कर सकता है, टाइगर भी कर सकता है ना। बट क्या हम लायन के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि लायन का ये है, ये प्रीडेटर है? नहीं बोलते ना, है ना। सिमिलरली ये हॉक है, हॉक का हम नहीं बोलते कि भाई हॉक का ये है प्रीडेटर इसके ऊपर। तो जिसके जो लास्ट में ऑर्गेनिज्म है जहां फूड चेन क्या होती है, खत्म होती है ना, तो वो हमारे क्या होते हैं, दे आर द एपेक्स प्रीडेटर्स। ठीक है, जैसे कि ग्रास, डियर, लायन, एक जो बहुत सिंपल सी फूड चेन है, लायन वहां पे क्या है, इट इज द एपेक्स प्रीडेटर जिसका अपना कोई नेचुरली प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम ये जो हमारी फूड वेब है इस पे थोड़ा नजर डालते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ से शुरू होती है हमारी फूड वेब। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी फूड चेन्स हैं अगर हम नोटिस करें इसको। जैसे कि लेट्स सी, ग्रास इज बीइंग ईटन अप बाय द रैबिट एंड रैबिट इज बीइंग ईटन अप बाय द फॉक्स। दिस इज फर्स्ट फूड चेन। ठीक है, इसके बाद और भी क्या हो सकता है कि भाई जो ग्रास है इट इज बीइंग ईटन अप बाय द माउस एंड दिस माउस इज बीइंग ईटन अप बाय द फॉक्स। तो ये दूसरी हो गई फूड चेन। ओके, अच्छा, इसके बाद ये रहे प्लांट्स हमारे पास यहाँ पे, बेरीज, प्लांट पार्ट्स। बेरीज कैन बी ईटन अप बाय द माउस एंड माउस कैन बी ईटन अप बाय द स्नेक। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है, ग्रास इज बीइंग ईटन अप बाय द ग्रास हॉपर एंड ग्रास हॉपर इज बीइंग ईटन अप बाय द स्नेक। फोर्थ फूड चेन। इसके बाद और क्या हो सकता है, ग्रास इज बीइंग ईटन अप बाय द माउस एंड दिस माउस इज बीइंग ईटन अप by the hawk. Fifth food chain. और क्या possibilities हैं? Okay, there is one more thing. Grass is being eaten up by the grasshopper. Grasshopper is being eaten up by the snake, and snake is being eaten up by the hawk. This is the sixth food chain. Now there is one more possibility, that is this snake is being eaten up by this fox. तो देखो, और इसके अलावा अब एक और चीज हो सकती है, दिस ग्रास हॉपर इज बीइंग ईटन अप बाय दिस फॉक्स। एट्थ फूड चेन। ओके, सो आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। ओके, देयर इज वन मोर फूड चेन टू इट। बेरीज आर बीइंग ईटन अप बाय द माउस एंड माउस इज बीइंग ईटन अप बाय द हॉक। आई थिंक ये मैंने बोल दिया था पहले। ठीक है, चलो एनीवेज, तो ये हम इससे हमें क्या पता चलता है कि इस फूड वेब में अराउंड 8 to 9 क्या है, फूड चेन्स का नेटवर्क प्रेजेंट है। और देखो यहाँ पे जो माउस है, ये एक कॉमन पॉइंट हम देख रहे हैं कि काफी ऑर्गेनिजम्स के लिए माउस क्या है, फूड है ना। जैसे फॉक्स के लिए भी, हॉक के लिए भी, स्नेक के लिए भी, है ना। तो इस तरीके से क्या होती है, वी कैन से कि माउस जो है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा यही फूड चेन होगी। जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी ना एक लाइन, कि फूड चेन कभी भी एक स्पेसिफिक फूड चेन नहीं होती। कि ऐसा नहीं होगा कि ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है वहां पे ग्रास, ये तो है फॉर श्योर कि भाई माउस ने ग्रास खाया, बट ये नहीं होगा कि फॉक्स ही माउस को खाएगी। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो माउस को तो और भी प्रीडेटर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आई होप कि आपको ये जो फूड वेब का टॉपिक है, इट इज वेरी क्लियर, राइट। So now we will move on to the next slide, which is trophic levels. ठीक है, तो this is a very important topic and students this is very easy topic also. तो ट्रॉफिक लेवल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आपको क्या करते हैं, फूड चेन आपको दे दी जाती है, फिर उसमें ट्रॉफिक लेवल पूछा जाता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो स्टूडेंट्स, ट्रॉफिक लेवल्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी जो फूड चेन होती है उसमें हर लेवल पे, जैसे स्टेप वाइज अगर हम बोले सॉरी जैसे अगर हम स्टेप वाइज बात करें, ग्रास, डियर, लायन, तो इस फूड चेन में हमारे क्या है, 3 स्टेप्स हैं, है ना। पहला स्टेप ग्रास, दूसरा स्टेप डियर और तीसरा स्टेप लायन। तो हर स्टेप पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक चीज है,
ठीक है। और उन्हीं चीजों को हम क्या कर देते हैं, ट्रॉफिक लेवल असाइन कर देते हैं। कि अगर मैं इस फूड चेन की बात करूं, ग्रास, डियर एंड लायन, ठीक है, दिस इज अ वेरी क्लासिक सिंपल फूड चेन। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रास है ये कौन से लेवल पे है, सबसे पहले क्या है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है फूड चेन की, ग्रास है ना, और एंडिंग पॉइंट इसका क्या है, लायन। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो ग्रास कौन से लेवल पे आएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा, डियर। और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ पे क्या है, लायन। तो इस तरीके से फूड चेन में हर स्टेप पे क्या होता है, एक ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं आपको कोई फूड चेन दे दूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यही फूड चेन दे दी और मैं ये पूछूं कि डियर इस फूड चेन में, इन द गिवन फूड चेन ऑन विच लेवल डज द डियर कम्स, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। अच्छा, अब इसमें और कैसे क्वेश्चन आता है, चलो पहले हम ऐसा करते हैं, ये देखते हैं व्हाट इज दिस पैराग्राफ एंड देन आई विल लेट यू नो रिगार्डिंग द क्वेश्चन। ओके, so a food chain represents the flow of energy of food in a given set of organisms or living beings. The various steps in a food chain at which the transfer of food or energy takes place are called as trophic levels. तो यहीं पे हो रहा है ना, there is transfer of energy। जब ग्रास को डियर ने कंज्यूम किया तो ग्रास से उसे क्या मिला, एनर्जी मिला, है ना। सो दिस इज व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। In fact, in a food chain, each step representing an organism forms a trophic level. In most simple terms, what we can say is trophic level means the feeding level of the organism. तो trophic level basically है क्या, it is the feeding level only, कि यहाँ पे जो डियर है वो सेकेंड लेवल पे क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, लायन थर्ड लेवल पे फीड कर रहा है, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ग्रास से हो रही है, ठीक है। सो द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स एंड कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो प्लांट्स हमेशा कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, दे विल ऑलवेज कम अंडर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। They fix up the sun's energy and make it available for consumers, or you can say heterotrophs. तो plants के बाद तो क्या है, सारे consumer organisms है, right? Herbivores which feed upon plants constitute the second trophic level. अब इसके बाद ग्रास तो आ गई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। तो जितने भी प्लांट्स है, ऑब्वियसली प्लांट से ही शुरुआत होगी फूड चेन की, तो प्लांट्स हमेशा कौन से लेवल पे रहेंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। इसके बाद प्लांट के बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा, ऑब्वियसली हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म ही आएगा ना जो प्लांट पे फीड करेगा, कार्निवोरस तो आएगा नहीं, है ना। तो हर्बीवोर्स हमेशा कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। इसके बाद कार्निवोर्स दैट फीड अपॉन हर्बीवोर्स कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं वो जो हर्बीवोर्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, दे टेक अप द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और उसके बाद जो हमारे लार्ज कार्निवोर्स और यू कैन से टॉप कार्निवोर्स विच फीड अपॉन स्मॉल कार्निवोर्स, दे कॉन्स्टिट्यूट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको ये वाला फूड चेन बताया इसमें 3 लेवल्स थे, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमेशा फूड चेन में 3 लेवल्स हो, 3 से ज्यादा भी लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारे जो बेसिकली आपको क्या करना है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करना है, स्टेप वाइज डालना है और फिर उनके क्या वो करने हैं, डिफाइन ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। अगर हम जैसे एक और हम फूड चेन की बात करते हैं, चलो जैसे हमने अभी पीछे देखा था, ग्रास हॉपर, ठीक है, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, ठीक है। तो हम इसको जैसे हमारी एक ही फूड चेन है, ठीक है, तो ये ग्रास कौन से लेवल पे है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो आपको जस्ट ये करना है, आपको क्या करना है, जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ोगे आपको उसे ट्रॉफिक लेवल असाइन कर देना है, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अब इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये तो मैंने फूड चेन आपको बना के दी है ना यहाँ पे, ये फूड चेन ऐसे एग्जाम में आपको बनी हुई नहीं मिलेगी,
ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको बस ऑर्गेनिजम्स के नाम मिलेंगे। ठीक है, कि भाई ये हमारे क्या है, ऑर्गेनिज्म है। अब आप इसमें से हमें फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ये दे देंगे आपको रैंडमली, ठीक है, क्योंकि इससे आपका क्या टेस्ट होगा, आपको फूड चेन की जो नॉलेज है वो भी तो टेस्ट होगी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हु ईट्स हुम। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे इसको भी गलत बना देते हैं फूड चेन को। तो अगर आपकी फूड चेन ही सही नहीं है तो ऑब्वियसली ट्रॉफिक लेवल तो गलत होना ही है ना। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आराम से सोच समझ के फूड चेन बनानी है, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप फिर तो क्लियर ही है ना। फिर आपको क्या करना है, लेवल वाइज उसको अपना ट्रॉफिक लेवल असाइन कर देने हैं। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैंने ये क्वेश्चन मेरे पास आया होता विद रैंडम नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो सबसे पहले मैं फूड चेन में अरेंज करती और फिर मैं असाइन करती ट्रॉफिक लेवल, और इससे मुझे पता लग जाता कि जो फ्रॉग है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे प्लेस होता है। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स और इसमें क्या गलती करते हैं कि वो यहाँ पे ये फर्स्ट लिखना भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और वो क्या करते हैं, यहाँ से असाइन करना शुरू कर देते हैं। तो नेवर फॉरगेट दिस। ठीक है, जहां से स्टार्टिंग हो रही है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है फूड चेन का, वहीं से आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी स्टार्ट होता है। राइट, so I hope the trophic levels are very much clear to you. So herbivores are called as primary consumers, small carnivores are called as secondary consumers, and top carnivores or you can say large carnivores are called as tertiary consumers. तो जो हमारे, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हर्बीवोर्स जो होते हैं हमारे, वो हम प्राइमरी कंज्यूमर उनको बोलते हैं। प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। सबसे पहले कंज्यूम करने वाले, सबसे पहले मतलब प्राइमरी स्टेप पे कंज्यूम करने वाले क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसके बाद हर्बीवोर्स पे कौन वो करता है फीड, जो हमारे वो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इसके बाद जो हमारे बड़े वाले कार्निवोर्स होते हैं, जो हमारे लार्ज कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि लायन है ना, दे आर कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो अच्छा अब ये यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन यहाँ है बच्चों इस स्लाइड में, इसमें इसी क्वेश्चन में जैसे आपसे लेवल पूछ लिया, जैसे आपको ये वाला, मैं इस पे वापस बात करूंगी इसकी। ठीक है, ये मैंने असाइन कर दिया, फ्रॉग का थर्ड भी बता दिया। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एड ऑन, कि हु इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन दिस फूड चेन। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, ग्रास हॉपर। आई होप जो आपने सोचा इसका आंसर वो आपने ठीक सोचा हो। ग्रास हॉपर हमारा यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है इस फूड चेन में। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली किस पे फीड कर रहा है, ग्रास पे फीड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक स्टूडेंट्स, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है अराउंड 4 to 5 मार्क्स का। ठीक है, तो आई होप दिस टॉपिक इज वेरी वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अब हम एक ये देखेंगे, ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, दिस इज अ सिंपल ट्राइंगल। इसमें हमें क्या है, हमें जो अभी हमने पढ़ा कंज्यूमर्स के जो लेवल होते हैं वो आपको शो किए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स पे जो फीड कर रहे हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो हमारे छोटे कार्निवोर्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे माउस, ग्रास हॉपर, हनी बी, then butterfly, this is caterpillar, then ant. So these are primary consumers. प्राइमरी कंज्यूमर्स पे जो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं दे आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसे कि बर्ड हो गई कोई, इसके बाद फ्रॉग और अ बिग रैट। ठीक है, सो दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे जो ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं दे आर कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दोनों आपको स्नेक्स दिखाए गए हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स। और टर्शरी कंज्यूमर्स पे जो फीड कर रहे हैं दे आर द क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। सो दिस इज वेरी स्टूडेंट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। 1 2 3, टर्शरी मीन्स 3 एंड क्वाटरनरी इट मीन्स 4th। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस देख रहे हैं इसको ऊपर, जैसे जैसे हम जा रहे हैं
ये कम होता जा रहा है, ये क्यों है ऐसे ट्राइंगल की शेप में, ऐसे क्यों हमने इसको दिखाया है? किसी किसी बुक्स में ये ऐसे भी होता है, ऐसे ना, ये बॉक्स फॉर्मेट में होता है, ऐसे दिखाते हैं इसको, जैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से भी दिखाते हैं किसी किसी बुक्स में। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम ऊपर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि छोटा होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। वाई सो? So it is because of this reason. It is because of the number of the organisms. जैसे जब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, उसका बायोमास सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी है। तो इसलिए सबसे क्या ज्यादा है? सबसे ज्यादा ब्रॉड है एज पर द क्वांटिटी। इसके बाद हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स सबसे ज्यादा हैं पॉपुलेशन में। बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्ट्स की कितनी स्पीशीज पता है ना हमारे उसमें इकोसिस्टम में। इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी पॉपुलेशन क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। जैसे कि जो हमारे क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे टॉप कार्निवोर्स हैं, जो हमारे एपेक्स प्रीडेटर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है? इकोसिस्टम में कम है। एंड दिस इज नेचुरली इट इज देयर, ठीक है, कि जो प्लांट्स हैं उनका सबसे ज्यादा है, और जो हमारे एपेक्स प्रेडेटर्स हैं उनकी पॉपुलेशन सबसे कम है। और एंड दिस इज सो नेचुरल, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर जो लायन है वो उनकी पॉपुलेशन डियर से ज्यादा होती है ना, तो उससे तो क्या होता है, डियर एक स्टेज पे आके खत्म ही हो जाते है ना, और तो जैसे हमारे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाता। तो दिस इज समथिंग नेचुरल, दिस इज आर अर्थ, आर इकोसिस्टम की नेचुरली यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो ये भी यही शो करता है, जिनकी बुक्स में ऐसे होगा कि जो ऊपर ऊपर जैसे हम जाते हैं, जो बायोमास है ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। तो इट इज लाइक दैट बिकॉज इट इज मेड ऑन the basis of the number of organisms, or you can just say population or biomass, ठीक है। तो ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका पार्ट 1 जो है आवर एनवायरनमेंट का, वो होता है फिनिश। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि जितना मैंने आपको आज इस लेक्चर में पढ़ाया है, यू हैव टू रीड इट वेरी वेरी थरली फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स, और अच्छे से आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, बिकॉज ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसको अच्छे से रीड आउट करना स्टूडेंट्स, एंड आई होप दिस लेक्चर वॉज वेरी क्लियर टू यू, एंड वी विल नाउ रैप दिस लेक्चर, ओके। So students, take care and study very well. Okay students, thank you, bye.